अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ भारत से मेजर जनरल राजन कुचर साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Arzuji, and thank you for inviting me to your program. थैंक यू सो मच सर। आज हम सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी की, जिनका इजराइल का विजिट इस मंथ में जो है वो शेड्यूल किया गया है। आपको क्या लग रहा है कि कितना इम्पोर्टेंट है? और जाहिर है कि इस वक्त जो कुछ चल रहा है, पीस टॉक भी चल रही है, ट्रम्प को लेकर भी कई बातें हैं जो कि इजराइल और हमास के बारे में है, या गजा को लेकर भी बात की जा रही है। ऐसे में पीएम मोदी का विजिट जो है उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए आरजू जी, लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब यहाँ विजिट किया था 2017 में किया था। सो अभी हम देख रहे हैं कि इस 9 साल के बाद इसको ये विजिट हुआ है। सो एक और एक इसको काफ़ी वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में आप देख रहे हैं कि एक बदलाव आ गया है। अगर आप 2017 को कंपेयर करें और आप अभी कंपेयर करें तो आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा कि वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स किस तरीके से बदल गया है। तो इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि भारत और इज़राइल के बहुत क्लोज रिलेशंस रहे हैं। मिलिट्री के क्षेत्र में भी देख लीजिए, और आप एनर्जी में, एग्रीकल्चर में और टेक्नोलॉजी में, कोई भी आप अगर ये एरियाज देखें तो काफ़ी डीप कोऑपरेशन है। तो अभी बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी इसलिए जा रहे हैं, 2 दिन का विजिट है। तो अभी जो एक्सपेक्टेड है वो डिफेंस कोऑपरेशन, खास तौर पे एयर डिफेंस के मिसाइल्स, ड्रोन्स और जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ एडवांस सिस्टम। देखिए अभी एक दौर आ गया है इस भारत में, अगर आप इसको भारत के जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट्स अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, दौर ये है कि वी आर गोइंग इन नाउ फॉर जॉइंट वेंचर्स एंड जहाँ पर भी हम एक डील कर रहे हैं किसी भी देश के साथ, हम ये चाहते हैं कि भारत में ही उसका प्रोडक्शन हो उस डिफेंस प्लेटफॉर्म का। बिकॉज आने वाले वक्त में अगर आप एक डिफेंस इकोसिस्टम अपने देश में नहीं बनाएंगे तो आप चुनौतियों जैसे आ रही हैं, पाकिस्तान से चुनौती है, चाइना से आने वाले वक्त में बांग्लादेश भी बन सकता है एक चुनौती। तो हम उस प्रकार से उसके साथ डील नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास एक अपना डिफेंस इकोसिस्टम नहीं होगा। और इज़राइल के पास काफ़ी एडवांस एरियल डिफेंस टेक्नोलॉजी है और लेज़र डिफेंस सिस्टम्स हैं। आपने आयरन डोम के बारे में सुना होगा। तो इस तरीके की एक जॉइंट वेंचर या एक जॉइंट कोऑपरेशन की बात हो रही है। दूसरा, ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, तो ये टेक्नोलॉजीज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो इज़राइल के पास एक्सपर्टीज़ है आपके एग्रीकल्चर एरियाज़ में, आपके वाटर सॉल्यूशंस में, और जो भी हमारे अ, अ, ये अभी हम एक नए अपने दौर में आ गए हैं कि जहाँ पे हम सेमी कंडक्टर्स भी अपने देश में हमने एक प्लांट एस्टेब्लिश कर लिया है गुजरात में, अदानी का, और जो इस तरीके का। तो हम इसको इज़राइल को एक बहुत अपना अहम अपना पार्टनर मानते हैं। और अगर आप देखें कि जो बायलैटरल ट्रेड है इज़राइल के साथ, अभी जो एक टाइम पे 1992 में $200 मिलियन ही था, और आज की डेट में इट इज़ 6.5 बिलियन। तो जो इस तरीके की एक क्वांटम एक आप इसको इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं बायलैटरल ट्रेड में, तो उसके लिए एक क्या होने वाला है इस विजिट में, एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन होने वाली है भारत और इज़राइल के बीच में, जिससे इन्वेस्टमेंट का जो फ्लो है वो भारत में आए, और साथ साथ इज़राइल भी उससे बेनिफिट देख रहे हैं। आज
इसको इज़राइल की वल्नरेबिलिटी क्या है कि एक एक तो छोटा कंट्री है और दूसरा उसका ईरान के साथ एक ट्रेडिशनल राइवलरी है और आने वाले वक़्त में जो भी इंडस्ट्रीज़ अगर वहाँ इसको इज़राइल में आती है तो वल्नरेबल रहती है। इसको भारत क्योंकि बहुत बड़ा देश है यहाँ पे अगर इज़राइल अपना इसको मैन्युफैक्चरिंग बेस अपना लगाएगा तो दोनों को एक्चुअली फ़ायदा होगा। और जैसे इज़राइल की ये कंपनीज़ है एल्बिट सिस्टम्स करके, राफ़ेल भी एक इज़राइल की कंपनी है, इसको आप उससे मत कन्फ्यूज़ कीजिए जो फ्रांस की कंपनी है। तो इसमें हम ड्रोन, सर्विलेंस सिस्टम्स, प्रिसिशन स्ट्राइक म्यूनिशन इस टाइप का एक अपना कोऑपरेशन करेंगे और आप इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया था कि एक सुदर्शन चक्र एक बहुत इम्पोर्टेंट एयर डिफेंस हम अपने देश में लगाना चाहते हैं, उसका एक मिशन है। तो उसके लिए हम इज़राइल के सिस्टम्स को इस्तेमाल करेंगे, जैसे आपका एरो हो गया, डेविड स्लिंग हो गया और आयरन डोम हो गया, इसके वेरिएंट्स जो भी हैं, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और आपने सिंदूर में भी देखा जिस तरीके से इज़राइल का लॉटरिंग एम्यूनिशन हार्पी और हैरो पे इस्तेमाल हुआ था और उसके आईएसआर कैपेबिलिटीज़ को हमने इस्तेमाल किया था। तो और जो आपके मिसाइल सिस्टम भी थे जैसे कि स्कैल्प। तो ये आने वाले वक्त में एक इज़राइल एक बहुत ही ट्रस्टेड फ्रेंड है भारत का और हमारी जो कंपनीज़ हैं जैसे कि टाटा एडवांस सिस्टम्स, आपके अदानी हो गई, तो इस टाइप की जो कंपनीज़ हैं वो बहुत पहले से इज़राइल के साथ काम कर रही है। और दूसरा आपने इम्पोर्टेंट आपने ज़िक्र किया गज़ा का, बिकॉज़ ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक पीस का इसको बोर्ड ऑफ पीस भी बना है और उसमें 2 ऑफ कोर्स भारत हिस्सा नहीं है उस बोर्ड ऑफ पीस का, बट फिर भी हमारा कंसर्न रहेगा कि ये बोर्ड ऑफ पीस किस तरीके से काम करता है। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज़राइल के साथ रहेगा कि ये बोर्ड ऑफ पीस इसको आगे क्या हम इसको उम्मीद रख सकते हैं कि पैलेस्टीनियन की प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी? बिकॉज़ मेरी अगर पर्सनल ओपिनियन अगर आप लें इसको आरजू जी के इसको आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड कि ये बोर्ड ऑफ पीस कोई भी आगे एक पीस को लेके जाएगा क्योंकि आपने इसमें पैलेस्टीनियंस को शामिल नहीं किया है। क्योंकि जब तक आप इसमें पैलेस्टीनियंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं लेके आएंगे और पैलेस्टीनियंस को इसका हिस्सा नहीं बनाएंगे तो आप एक 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ कैसे जाएंगे? और जिस तरीके से इज़राइल बढ़ रहा है वेस्ट बैंक में, आपने देखा होगा कि 144 सेटलमेंट्स थी इज़राइल में जो इज़राइल ने 2024 तक वेस्ट बैंक में करी हैं। और अगर आप आज के फिगर देखें तो इट हैज़ इंक्रीज टू 210। तो ऑलमोस्ट 7.8 लैक्स आपके इजरायलीज जो आपके व्यूज है वो आपके वेस्ट बैंक में बस चुके हैं। तो अगर इस तरीके से आप एक्सपेंशन अपनी सेटलमेंट्स का वहाँ पे करते रहेंगे तो आप फिर कैसे एक 2 स्टेट सॉल्यूशन को आप एक शेप अपना दे पाएंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं एक्चुअली वर्ल्ड के, बिकॉज यूक्रेन और रशिया की लड़ाई भी थम नहीं रही है और यूक्रेन को भी यूरोपियन यूनियन उकसावा दे रहा है लड़ाई को और उसको बढ़ाने के लिए। और ट्रम्प के प्रेशर के बावजूद ये एक सीज फायर वाली बात सामने नहीं आ रही है। दूसरा आपका हॉटस्पॉट ईरान, आप देख लीजिए ईरान में क्या हो रहा है और इसको यूएस का जो वहाँ आर्माडा है और थर्सडे को 26 तारीख को जेनेवा में इसकी बातचीत होगी। तो इसको न्यूक्लियर का मुद्दा हम इसको रिजॉल्व देखते हैं आने वाले वक्त में, और क्या इसको ईरान के ऊपर सैंक्शंस कम होंगे? तो ये सारी चीज़ें एक स्पेकुलेशन के दौर में अभी, बिकॉज कोई नहीं जानता कि 26 तारीख को किस टाइप की एग्रीमेंट सामने आएगी।
बिहाइंड द सीन्स ट्रैक टू डिप्लोमेसी पे काम हो रहा है, बट मुझे ज़्यादा उम्मीद लगती नहीं है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को चेंज करने के लिए तैयार रहेगा। तो अगर ये सिचुएशन ये आने वाले वक्त में बनती है, तो हम एक और लड़ाई का आगाज देख सकते हैं वेस्ट एशिया में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से कि इसका हल क्या निकाला जाए। इसकी कोई सिंपल सॉल्यूशंस नहीं है आरजू जी, मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी ये आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो पाएगी। लेकिन सर ईरान तो उनके काबू आने वाला नहीं है, जहां तक मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन जहां तक मुझे ईरान की समझ आई है, ईरान नहीं डरता, ना वो अमेरिका से ना वो इजराइल से। आपने देखा ही कि किस तरह से अपने मिसाइल्स भी चला दिए, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की भी कोशिश कर रहा है, और जब मना किया जाता है तो वो कहता है हम वो भी नहीं सुनेंगे। तो ईरान आपको नहीं लगता बहुत मुश्किल साबित हो रहा है इनके लिए? देखिए अल्टीमेटली आरजू जी, एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, ईरान हैज नथिंग टू लूज एंड अमेरिका हैज एवरीथिंग टू लूज। तो जब एक ऐसी सिचुएशन आपको सामने आएगी कि अगर उसने अमेरिका को 5% भी नुकसान पहुंचा दिया, अगर उसका एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी आपका डैमेज हो जाता है, तो दैट इज अ बिग ब्लो फॉर अमेरिका। और जिस तरीके, इसीलिए आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अभी तक हमला नहीं कर रहे। वो बार बार बोल रहे हैं कि डिप्लोमेसी से रिजॉल्व करेंगे, डिप्लोमेसी से, बिकॉज वो जानते हैं कि ईरान इज नॉट अ पुश ओवर। आप इसको, ईरान को वेनेजुएला मत समझिए। और आप अगर सोचते हैं कि रिजाइम चेंज, आप एक खोमेनी को उठा लेंगे वहां से और एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन करके, वो पॉसिबल नहीं है। उसको यहाँ पे ये आपका सिनेरियो आपको वर्कआउट नहीं करेगा। तो इस ईरान भी काफी प्रेशर में है। देखिए आज मॉर्निंग की रिपोर्ट है, मैं अल जजीरा में देख रहा था कि कुछ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए ईरान में, और इसको लोग सड़कों पे फिर से आने शुरू हो गए। बिकॉज देखिए, आपको आपकी महंगाई बढ़ रही है, लोगों के पास खाने को नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, आपके पास पीने का पानी नहीं है, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स इतने बढ़ गए हैं, तो लोगों को तो तकलीफ होगी। और इसलिए वो अपना चाहते हैं कि जो उनके लीडर्स हैं, जो उनकी गवर्नमेंट है, उनके लिए कुछ करे। और आने वाले वक्त में अगर इसको ईरान के ऊपर हमला हो गया और एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड हो गया, तो वो ईरान के लिए बहुत मुश्किल होगा। दो चाइना और रशिया कोशिश कर रहे हैं यूएस के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कि ये चीज ना हो, बट आने वाले वक्त में ये दोनों कंट्रीज डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करेंगी। आप इनडायरेक्टली, हम देख रहे हैं कि उनको मिसाइल भी दे रहे हैं, सप्लाई भी कर रहे हैं, और S-400 भी पहुंच चुका है, और सुखोई आपके 30 एयरक्राफ्ट भी पहुंच चुके हैं ईरान के पास। बट वो अल्टीमेटली ईरान ने ही लड़ाई लड़नी है, कोई दूसरा देश आके उनके लिए लड़ेगा नहीं। और दूसरा, अगर ये अमेरिका सोचता है कि रिजाइम चेंज हो जाएगा, जैसे आपने बताया ईरान के बारे में, आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। बिकॉज और ये बूट्स ऑन ग्राउंड तो इसको अमेरिका इसको लेके नहीं आएगा, वहां पे अंदर घुसेगा नहीं। बिकॉज अमेरिका जानते हैं, अगर आप इस ईरान का मैप भी अगर सामने रखें तो आप देख ले, ऑन द नॉर्दर्न साइड और ऑन द वेस्टर्न साइड माउंटेन एरिया है पूरा, और इसको ईरान को एक कंट्रोल में लाना उसकी टेरेन के हिसाब से बहुत मुश्किल होगा। और अमेरिका के पास उतना फोर्स लेवल नहीं है आज के डेट में वहां पे। तो और इसको अमेरिका अपनी ज्यादा फोर्सेस को कमिट भी नहीं करना चाहता वहां पे। तो इसको मुझे लगता नहीं है कि अमेरिका इसको ईरान को, अगर इसको ईरान के ऊपर हमला भी कर देगा, बिकॉज अगर ये लड़ाई आपकी 10 दिन चलती है, 20 दिन चलती है, 30 दिन चलती है, जितने दिन चले, वो इसको ईरान को फोर्स नहीं कर पाएगा कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे, और ईरान इसको छोड़ने वाला नहीं है। तो अब देखते हैं कि एक मिडिल लेवल, एक मिडिल पाथ क्या आता है। क्या इसको ईरान मान जाएगा कि 20-30% एनरिचमेंट पे वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित रखेगा? तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा।
बिल्कुल सर, ऐसा ही है। लेकिन सर अगर हम अफगानिस्तान की तरफ देखें तो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है, उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से भी जो है स्टेटमेंट्स तो अभी तक आ चुकी हैं, भारत की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि आप लोग अफगानिस्तान का साथ देंगे। लेकिन इस वक्त आपको लगता है क्या ये बहुत जरूरी था पाकिस्तान की स्टेट के लिए कि वो उस किस्म की स्ट्राइक लॉन्च करें, या इस चीज को अवॉइड भी किया जा सकता था? देखिए आरजू जी, अगर मैं पाकिस्तान आर्मी की सोच से अगर मैं इस आर्गुमेंट को लेके जाऊं, तो पाकिस्तान आर्मी के काफी रिवर्सेस हो रहे थे उस एरिया में। और आपने देखा कि इसको बलूचीज ने, बीएलए ने उनके 17 सोल्जर्स कैप्चर किया था। मीडिया में तो ये रिपोर्ट आ रही है, उसमें से 10 वापस कर दिए, 7 सोल्जर्स अभी भी हैं। शायद अभी वो इसको खत्म हो गए होंगे, क्योंकि इस पाकिस्तान आर्मी ने कबूल नहीं किया है कि उनके सोल्जर्स कैप्टिविटी में है या उनको प्रिजनर्स लिया गया है। तो वो एक एक्सचेंज की बात हो रही थी कि हम आपके सोल्जर्स वापस कर देंगे, आप हमारे प्रिजनर्स वापस कर दें, बट एक्नॉलेज नहीं किया पाकिस्तान आर्मी। तो मुझे अभी डाउट लग रहा है कि वो 7 इसको बचे भी होंगे कि नहीं। और इसको अफगानिस्तान के ऊपर अटैक इसलिए किया गया है बिकॉज दिस इज अ प्यूरिटिव स्ट्राइक। हम जैसे अपनी फौज में बोलते हैं कि ये अगर आप हमारे देश के अंदर ये इस टाइप के अटैक्स करेंगे पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, कैजुअलिटीज होंगी पाकिस्तान आर्मी की। और आपके पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज ने भी कुछ स्टैटिस्टिक्स निकाले हैं दैट मोर देन 1000 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव बीन किल्ड, ऑफिसर्स हैव बीन किल्ड इन द लास्ट 1 ईयर। तो इस पाकिस्तान आर्मी की एक इमेज है पाकिस्तान में, आप भी जानते हैं। तो उस इमेज को भी दिखाने के लिए कि हम कमजोर नहीं हैं और हमारे पास ताकत है कि हम आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। बिकॉज आपके पास देखिए, आज अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कंपेयर करें तो देयर इज नो कंपैरिजन। बिकॉज इस अफगानिस्तान के पास कोई ऐसी एयरफोर्स नहीं है जो पाकिस्तान को काउंटर कर सके। अफगानिस्तान की फौज भी एक कन्वेंशनल लड़ाई पाकिस्तान के फौज से लड़ नहीं सकती। 5.5 लाख की फौज है पाकिस्तान की, उनकी 1.5-2 लाख की फौज है। आप जो उसको मैच नहीं कर पाएंगे। और तीसरा, और कोई उनके पास पावर नहीं है। आप एक न्यूक्लियर कंट्री है, ये उनके पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि आपको वो डरा सके। तो किस चीज से वो आपको डराएंगे? वो आपको डराएंगे असिमेट्रिक वॉर के लिए, वो आपको डराएंगे प्रॉक्सी वॉर के लिए। अब आप देखेंगे, अभी आपने इसको रिसेंटली आपने देखा, इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ और आपने एक सुसाइड ब्लास्ट हुआ, और आपने कराची में भी देखा ये चीज होते हुए। तो इसको मुझे ये डर है कि जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होगी अफगानिस्तान की, वो पाकिस्तान के हिंटरलैंड में अटैक्स होंगे। और खास तौर पे आपका सीपैक का जो एरिया है, जो चाइना के साथ जिसके साथ आपकी वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, वहां पे नंबर ऑफ अटैक्स होंगे। और आप इसको देखते हैं कि काफी अफगानिस्तानी पाकिस्तान में सेटल है और सबकी आइडेंटिफिकेशन अवेलेबल नहीं है। मींस आपने ये जो शनाख्त है आपने सबकी नहीं कर रखी है अभी। काफी ऐसे भी अफगानिस्तानीज हैं जिनका आपको ठिकाना नहीं पता है। और इंटेलिजेंस आप इसको तालिबान को देते रहेंगे। और आपके पाकिस्तान के आर्मी के कॉन्वॉयज जब मूव करेंगे तो उनके आईडीज और इस टाइप के सुसाइड अटैक्स। तो इसको मुझे लगता है कि एक पाकिस्तान आर्मी को इसके बारे में सोचना चाहिए था। बिकॉज अगर आप इस टाइप का डायरेक्ट अटैक इस करेंगे, और बताया जाता है कि आपने सिविलियन टारगेट्स या आपने सिविलियन एरियाज पे भी अटैक किया है। तो अगर इस टाइप का अटैक होगा और अगर तालिबान से ऐसी कोई धमकी आ रही है, तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। बिकॉज आपको अभी अपने एरिया इंटरनल सिचुएशन को कंट्रोल करना है। और अगर आपको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स लेके आनी है, और अगर आपने अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, तो आपके देश में इंस्टेबिलिटी नहीं हो सकती। और इंस्टेबिलिटी आपको तालिबान इसको पैदा कर सकते हैं, उनके पास कैपेबिलिटी है। वो एक कन्वेंशनल वॉर तो नहीं लड़ सकते आपसे, बट एक डेफिनेटली प्रॉक्सी वॉर वो आपसे जरूर लड़ सकते हैं। और इसको मुझे लगता है आने वाले वक्त में इस टाइप की स्ट्रैटेजी हमको देखने को मिलेगी।
लेकिन सर बीच में लास्ट में इधर पूछना चाहूंगी कि बीच में पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया है कि भारत कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान को इन तमाम एक्टिविटीज के लिए। देखिए, भारत के कोई फुटप्रिंट्स तो है नहीं इस सपोर्ट के। अगर आप इसको सपोर्ट, अगर एक एक मॉरल, अगर आप इसको सपोर्ट, अगर आप बोलते हैं कि हम ये अफगानिस्तान के साथ हैं, उनके एक जैसे आपने बताया कि स्टेटमेंट भी आई है भारत की कि हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं और एयर स्ट्राइक को एक कंडम करते हैं। तो अब आप इसको देखिए कि अभी गुट बन चुके हैं। अब इसको अफगानिस्तान और भारत और तालिबान और भारत एक साथ हो चुके हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि भारत उनको कोई भी मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है, बिकॉज कहीं पर भी भारत का इक्विपमेंट अफगानिस्तान नहीं पहुंचा है। कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट, एमुनिशन या कोई भी ऐसी चीज के ऊपर एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो हम एक इकोनॉमिक सपोर्ट अफगानिस्तान को दे रहे हैं जरूर, बिकॉज हम अपने जो अपना ट्रेड है हम उनसे बढ़ा रहे हैं। हम उनको जो भी उनको सहायता चाहिए, बिकॉज आप जानते हैं कि तोरकम और चमन क्रॉसिंग के बाद जो आपका 2.8 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड था आपस में, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो अफगानिस्तान को अपने आप को सस्टेन करने के लिए या तो चाबार से आएगा सामान, या तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से आएगा, या तो भारत उनको डायरेक्टली अमृतसर से फ्लाइट्स वगैरह जा रही हैं और अफगानिस्तान को ये सामान पहुंचा रही हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल उनका ह्यूमैनिटेरियन एड भी उनको चाहिए, उनको मेडिसिन भी चाहिए, उनको लाइवलीहुड के लिए ग्रेन्स भी चाहिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी चाहिए। तो इस तरीके की जो सपोर्ट है वो भारत उनको दे रहा है। बट इसको मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो ये बताती है कि भारत उनको कोई भी मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है पाकिस्तान से लड़ने के लिए, बिकॉज बेसिकली तालिबान अपने बलबूते पे लड़ रहे हैं। उनके पास जो भी अमेरिकन इक्विपमेंट है, आपने देखा कि जब भी कुछ कैप्चर होता है इनका, आपको अमेरिकन इक्विपमेंट ही दिखाई देता है, उसमें कोई भारत के ओरिजिन का इक्विपमेंट नहीं है। तो ये जो प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तान की तरफ से चलता है, और बिकॉज इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट फॉर पाकिस्तान टू डू दिस प्रोपेगेंडा के भारत एक मिलिट्री हेल्प अफगानिस्तान को दे रहे, मुझे लगता है इसमें कोई भी सच्चाई नहीं। कैसर होनी भी नहीं चाहिए, इसलिए कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान वैसे तो खैर गलत ही है कि लड़ रहे हैं, लेकिन या टेंशन चल रही है। लेकिन भारत को मेरे ख्याल है कभी भी इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए जो पाकिस्तान ने की थी, कि वो अफगान वॉर जो अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच में थी, तो हमने बिला वजह जाकर अपने आप को फंसा लिया। तो किसी तीसरे ही वॉर में मेरे ख्याल है आप लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। जी जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये बोल रहा था कि इसको भारत की ऐसी कोई टेंशन नहीं है, ना ही भारत की कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी है कि इस तरीके का काम करे। एंड इस बल तो हम ये इसको चाहेंगे कि पाकिस्तान अपने मसले खुद अपने रिजॉल्व करे, और अगर वो इसको कर सकता है तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। बिल्कुल सर, जाहिर है अगर पाकिस्तान इसको हल करे तो हमें फ़ायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। आई होप कि हम जल्दी फिर मिलेंगे। थैंक यू। थैंक ओके, धन्यवाद अर्जुन। यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।